सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी एच किड। तो यार आज हम बात करने वाले चैप्टर 3 की, जो कि है मेटल एंड नॉन मेटल। तो बहुत ही मस्त चैप्टर है केमिस्ट्री में। और इसमें क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली हैं, मैं आपको क्लियर ही बता देता हूँ। इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, तो उनको आपको याद करना पड़ेगा। इस चैप्टर में हम बात करेंगे मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, सेमी मेटल्स की, और साथ साथ इनके फिजिकल प्रॉपर्टी और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की। इनके इसके बाद हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बस इतना चीज़ अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है। आपको एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग इस लेक्चर के बाद करनी है, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको बस करना है। बस इतना करना, आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो अपन मेटल्स नॉन मेटल्स के एक स्टेज पहले चलते हैं। तो एक स्टेज पहले सबसे पहले आता है एलिमेंट। एलिमेंट के बाद इसमें आता है मेटल, देन फिर आता है यहाँ पे नॉन मेटल, और इसके जो इन दोनों का भाई मान लो आप, वो आता है सेमी मेटल। ठीक, ये सब आते हैं। और एलिमेंट क्या होता है उसको मैं बता देता हूँ। तो एलिमेंट, इसकी एक बार डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट। ठीक, एटम्स, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स से जो फॉर्म होता है, सेम टाइप के, ठीक, सेम टाइप के जो एटम से फॉर्म होता है वो होता है एलिमेंट। अब एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियन, अरे वो ऑर्बिटर वाला, अब उतना मैं डीप में नहीं जाता हूँ, आपको सिंपली बता देता हूँ कि एलिमेंट्स ये होता है द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स कॉल्ड एलिमेंट। और इसके तीन टाइप होते हैं, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, एक होता है सेमी मेटल। तो चलिए अपन सबसे पहले मेटल्स की बात कर लेते हैं। तो मेटल आर दो सब्सटेंसेस हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कहीं भी डेफिनेशन पूछे मेटल्स की तो आपको यही डेफिनेशन लिख देनी है कि द सब्सटेंस हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल्स। अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जो जैसे अपन यहाँ पे गोल्ड, भाई गोल्ड सब पहनते हैं, गोल्ड आता है मेटल के अंदर। ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसी में बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस कैसे, कुछ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। तो ऐसे एक्सेप्शंस हैं, उनको इस वही चीज़ है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्सेप्शंस एक मार्क्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको वो चीज़ याद रखनी है। ये आगे अपन मेटल्स की बात, अपन नॉन मेटल की बात करते हैं। तो डेफिनेशन नॉन मेटल की होती है द सब्सटेंस विच आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड डज नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब भाई मेटल, नॉन मेटल, मेटल्स का जस्ट अपोजिट नॉन मेटल होता है। तो जैसे मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है, नॉन मेटल जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। अपोजिट मीन्स कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो चाहिए होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते इसमें। और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अब मैं इलेक्ट्रिक बस लिख देता हूँ, समझ लीजिए, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं ये। इसमें भी एक्सेप्शंस बहुत होते हैं। तो इस एक्सेप्शन में बताया ना आपको, एक्सेप्शन इस चैप्टर का मेन पार्ट है। 1 मार्कर 2 मार्कर में एक्सेप्शन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये हो गए। अब सेमी मेटल बताया ना, इसके दोनों के भाई। तो दोनों के भाई क्या, ऐसे मेटल्स जिनके पास नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी हो और कुछ मेटल्स की भी प्रॉपर्टी हो, मतलब कि आधे मेटल आधे नॉन मेटल। ठीक, सिंपल, अपन सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ये। अब इसका तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में डेफिनेशन समझते हैं। तो वो होता है द एलिमेंट विच हैव बोथ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल आर नोन एज सेमी मेटल्स। दे आर देर आर 7 सेमी मेटल्स। ठीक, 7 सेमी मेटल्स नो नाउ। अभी तक फिलहाल के लिए अभी तक सिर्फ 7 सेमी मेटल्स मिले हैं, बाद में और मिल जाए तो अभी इतना कुछ पता नहीं, बट बाद में मिल सकते हैं, ऐसे कंफर्म नहीं है ये वैल्यू। बाकी लिखिए मत अगर, क्योंकि इसमें ये लिख दीजिएगा कि अप्रॉक्स 7, क्योंकि और भी बनते जा रहे हैं, और भी बनते जा रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया अपना बेसिक स्ट्रक्चर। एलिमेंट्स होते हैं 3 पार्ट्स में, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल्स। और मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल इसका अपोजिट हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते। इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते मतलब कि
उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहते, तो इलेक्ट्रॉन क्या डोनेट करेंगे वो। और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते। सेमी मेटल दोनों का भाई भाई, आधा आधा। ऐसे मेटल्स जिनके पास मेटल्स की भी प्रॉपर्टी हो, नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी हो, वो आता है सेमी मेटल्स। सेमी मेटल के बहुत एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सिलिकॉन, अपन सिलिकॉन का SI देते हैं, ठीक, सिलिकॉन। नॉन मेटल का एग्जांपल अपन भूल गए, तो नॉन मेटल में अपना आता है कार्बन, ठीक। और मेटल का तो हमने बात कर लिए, गोल्ड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, और एक मेन इस चैप्टर में है एक्सेप्शंस और आयनिक कंपाउंड। बेसिक चीज़ें वो हैं, और इसके साथ अपन बात करते हैं इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक। तो फिजिकल प्रॉपर्टी बताने के लिए अपन एक चार्ट बना लेते हैं, उससे एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक। तो इसको करते हैं इरेज। तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की। तो अपन इसको, इस चार्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अपन ने 7 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में मेटल्स एंड नॉन मेटल के डिफरेंशिएट करा है, तो अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट, जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो स्टेट की यहाँ बात कर रहे हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड रहते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शंस होता है। तो एक्सेप्शन में मरकरी, मरकरी जो कि एक मेटल है, बट ये जो रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक। और नॉन मेटल जो है वो ऑल स्टेट में फॉर्म होता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस, तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके बाद आता है कलर पे। मेटल्स का जो लश्यर कलर, लश्यर मतलब शाइनी रहता है, ठीक। जो मेटल्स जैसे गोल्ड, गोल्ड इसीलिए मेटल्स में है क्योंकि वो लश्यर है, शाइनी है वो। नॉन मेटल में कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता है, वो डल भी होते हैं और शाइनी भी होते हैं। मेटल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो मेटल्स के होते हैं हाई होता है, क्योंकि जो उनमें जो मेटल जैसे जो मेटल्स होते हैं, यहाँ पे आप देखिए, ठीक, मेटल्स का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स रहता है वो हाई रहता है, क्योंकि उनके उसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो आपस में बहुत ही ज़्यादा अटैच होते हैं। ये आ गया मेटल में। लेकिन यही अगर नॉन मेटल की बात करें, तो नॉन मेटल की बहुत जैसे दूर दूर रहते हैं, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है लो होता है। मेटल्स में क्या है, बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, तो उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगता है, इसीलिए उसका हाई होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर नॉन मेटल की बात करें तो उसका लो होता है, क्योंकि उसके इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम रहती है, दूर दूर हुए रहते हैं, इसलिए वो इजली डिसोसिएट हो जाता है। ये हो गई अपनी स्टेट, कलर और मेल्टिंग पॉइंट की बात। अब करते हैं कंडक्टिविटी, ठीक। तो जो मेटल होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसलिए ना, जो कॉपर की अपन वायर यूज करते हैं, अपन तो किसी और की, जैसे अपन कार्बन की भी वायर यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते इसीलिए क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। लेकिन नॉन मेटल इसके अपोजिट होते हैं, बैड होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कंडक्टर बहुत ही अच्छे होते हैं। ग्रेफाइट हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, डायमंड भाई शाइनी होता है, वो भी अच्छी कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में काम आता है। ग्रेफाइट भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में काम आता है। मतलब कि एक्सेप्शंस तो हैं, मेटल्स नॉन मेटल हर जगह एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन को अपन को याद करना है, ज़्यादा दिक्कत में नहीं लेनी है, अपन को बस याद रखना है कि कंडक्टिविटी में आपको याद रखना है जो ग्रेफाइट, हीट और N प्लस इलेक्ट्रिसिटी दोनों का अच्छा कंडक्टर है, और डायमंड भी अच्छा कंडक्टर है। अब बस अपन को यही याद रखना है, बस अपन को यही याद रखना है कि जो ग्रेफाइट और डायमंड है वो बहुत अच्छे कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, बस। इसके बाद जो सोनरस, सोनरस मतलब कि जब आप अपने आपके स्कूल में या फिर आपके घर में आप घंटी जो बजाते हैं ना, तो वो मेटल की होती है। मेटल की यही ये प्रॉपर्टी हो सोनरस, सोनरस का विच मीन्स अगर उसको हिट करें तो वो एक बेल टाइप का साउंड हो, प्रोड्यूस करे, तो वही होती है मेटल्स की प्रॉपर्टी। तो वो मेटल्स के होते हैं, और नॉन मेटल्स नॉन सोनरस होते हैं। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब होता है किसी भी मेटल को जब उसको किसी भी फिजिकल प्रोसेस से उसको एक थिन वायर में कन्वर्ट कर दें, वो होता है डक्टिलिटी। थिन वायर में कन्वर्ट करते हैं। मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। मेलिबल, मेलिबल मतलब किसी भी मेटल को या फिर किसी भी सब्सटेंस को किसी भी फिजिकल प्रोसेस से उसको एक थिन शीट में कन्वर्ट कर दें, यही होती है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों की डेफिनेशन भी पूछ लेते थे अपन को। डेफिनेशन में ये लिखना है, डक्टिलिटी में ये लिखना है कि द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर इज नोन एज डक्टिलिटी। और मेलिबिलिटी में ये लिखना है अपन को कि द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ मेटल कैन बी बीटेन इनटू शीट। बस इतना चीज हो गई। जो मेलिबल होते हैं मेटल्स नहीं होते हैं, मेटल्स होते हैं,
और नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। बस इतना हो गया ये फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। तो चलिए अपन अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, मेटल्स की बात करते हैं। सबसे पहले अपन रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ये अपन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं, जैसे कि मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मेटल ऑक्साइड, ये होता है। ठीक, सिंपल मेथड बता दूं और इसका अपन एग्जांपल्स और अच्छे से समझ लेते हैं। तो एग्जांपल अपन कर लेते हैं, Cu प्लस O2 गिव्स आउट CuO। और अपन क्या पढ़े रहे कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, अपन पिछले चैप्टर में पढ़े हैं ना। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड, बताया ना एक्सेप्शन, कुछ मेटल ऑक्साइड एसिडिक भी शो करते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड, बताया ना एक्सेप्शन, कुछ मेटल ऑक्साइड सिर्फ। जैसे अपन इससे एग्जांपल लें जो दोनों बिहेवियर शो करते हैं, वो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो ऐसे ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं, उसको अपन बोलते हैं AMP, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं, उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये बात कर ली अपन ने रिएक्शन विद ऑक्सीजन की। अब बात करते हैं जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड्स के साथ। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे, जो कि है जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। अपन पहले चैप्टर में पढ़े हैं, जो सेकेंड चैप्टर इसके पहले जो पढ़े हैं उसी में अपन पढ़े हैं कि जब भी मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, बताइए, याद करिए। हाँ, मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो करता है सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इसका अपन एग्जांपल्स और से समझ लेते हैं। तो अपन इसका एग्जांपल क्या ले लें, हाँ, Cu प्लस Cu भी क्यों ले, अपन Zn ले लेते हैं और आसान। Zn भी क्यों, अपन सीधे सीधे Mg ले लेते हैं यार, सिंपल अपन को समझना बस। तो Mg प्लस HCl गिव्स आउट MgCl2 प्लस H2। ठीक, ये सिंपल मेथड होती है। मेटल और एसिड जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। आपको ये स्ट्रक्चर बस याद रखना पड़ेगा, बस ये स्ट्रक्चर आपको याद है तो आपको केमिकल प्रॉपर्टी याद रहती है। अब जो तीसरा आता है वो होता है रिएक्शन विथ वाटर के साथ। तो जब भी जो ये एसिड मेटल्स होते हैं, ये वाटर के साथ तीन तरीके से वो होते हैं, रिएक्ट होते हैं। तो उन तीन तरीके में जाने से पहले अपन को एक बेसिक स्ट्रक्चर इसका जान लेते हैं। तो वो है जब भी मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, लिखते हैं ठीक, वाटर फॉर्मूले में नहीं जाते हैं, वाटर लिख देते हैं, तो वो फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो H2 बस अपन लिख देते हैं। ठीक, सिंपल है। जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म करता है। अब ये तीन तरीके से रिएक्ट करता है। कुछ मेटल्स अपन उसके नाम लिख देते हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। ये पता है किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर देते हैं। कोल्ड यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, अपन अब इसके बाद यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। अब कुछ और मेटल्स होते हैं जो कि हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जो होता है Mg, जो Mg होता है वो पता है किसके साथ रिएक्ट करता है, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ। इसके बाद जो बचे Fe हो गया, Al हो गया, और भी आते हैं, जैसे अपन और लेते हैं Zn हो गया। ये पता है किसके साथ रिएक्ट करते हैं, जिंक के साथ, सॉरी जिंक बोल रहा हूँ मैं, कहाँ कहाँ बोलने लगते हैं यार। ये पता है किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये करते हैं स्टीम के साथ। तो आपको बेसिक बस ये याद रखना है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। बस आपको ये याद रखना है। अब कुछ मेटल्स तो होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट भी नहीं करते, एक्सेप्शंस की बात आ गई इधर पे। बट मेटल्स सच एज Pb, लेड, कॉपर, गोल्ड एंड जो सिल्वर होता है वो वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता किसी भी फॉर्म में, ना हॉट, ना कोल्ड, ना
स्टीम किसी भी फॉर्म में। बेसिक अपन को इतना ज़्यादा डीप में जाके नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम हॉट वाटर, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक स्टीम, लेड गोल्ड, एंड इधर पे आता है अपना कॉपर, सिल्वर, ये सब वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, एक्सेप्शन याद रखिएगा इस चीज़ को। तो अब ये हो गई एसिड, वाटर, इसकी बात हो गई। और ये यहाँ पे अब खत्म भी होता है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल यहाँ पे अब खत्म होता है। अब एक और, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल केमिकल प्रॉपर्टी सिर्फ एक होती है, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं फटाक से। अब जो नॉन मेटल होते हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक, अपन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं, पता है क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक होता है, ठीक, बस यही होता है। अपन एग्जांपल्स और अच्छे से समझ लेते हैं, जैसे अपन कर लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये फॉर्म करता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ये चीज़ याद रखना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। बस केमिकल प्रॉपर्टी होती है जो नॉन मेटल्स की, वो सिर्फ एक ही है अपने भी इसमें। तो ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और जो मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या करते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड। और मेटेलिक ऑक्साइड क्या होती है? बेसिक इन नेचर। कुछ मेटेलिक ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम और जिंक होते हैं जो एसिडिक बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं, ठीक, तो उनको बोलते हैं एम्फोटोरिक ऑक्साइड, ठीक। बस इतना हो गया, ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं फटाक से आयनिक प्रॉपर्टी। आयनिक कंपाउंड या फिर आयनिक प्रॉपर्टी एक ही चीज होती है, उसकी अपन बात कर लेते हैं और इसके बाद अपना चैप्टर खत्म होता है। अपन ने बात कर ली मेटल्स की, अपन ने बात कर ली एलिमेंट की, नॉन मेटल की, सेमी मेटल्स की, उसके साथ उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बात कर ली। अब बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं इसकी अपन बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात करने से पहले इसकी डेफिनेशन एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, अपन ने बात करा था मेटल लूज इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी उसकी, ये वहीं पे बस वो चीज को लिंक करना है अपन को। मेटल लूज इलेक्ट्रॉन विच इज गेन्ड बाय नॉन मेटल इन सच मैनर्स दैट ऑक्टेट ऑफ बोथ कंप्लीटली फिल्ड। सिंपल बात करूं मैं तो, ठीक, अपन ले लेते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम ले लेते हैं, ठीक, अपन Mg की बात कर रहे हैं, ठीक। तो Mg के इलेक्ट्रॉन में नहीं जाता, ठीक। अब बेसिक अपन ऑर्बिट से बात कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट होती है K, उसके बाद L, और जो तीसरी आती है वो आती है KLM, ऐसे और आगे बढ़ती है तो अपन उसमें ज़्यादा नहीं आते हैं। जो फर्स्ट सेल में होता है उसमें 2 होते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिए, 30 तक तो याद ही कर लीजिए। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट एटॉमिक नंबर जरूर याद कर लीजिए और उसके सिंबल्स 30 तक तो एकदम रटे ही होने चाहिए। इसके बाद अपना आता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। सेकेंड सेल में अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? अभी 10 हो गए। जो बाकी के बचे वहां पे अपन 2 लिख देंगे। ये होता है अपना न्यूक्लियस। यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं? यहाँ पे 9th में बेसिक चीजें आपने पढ़ी है, उसको एक बार रिव्यू बस मैं कर रहा हूँ इधर पे, जिससे आपको आयनिक कंपाउंड समझ में। आयनिक कंपाउंड बस इतना होता है कि जब मैग्नीशियम मेटल है, इसके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। अब मैग्नीशियम ऐसे कुछ नॉन मेटल्स को ढूंढेगा जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लें, जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और वो नॉन मेटल जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो मैग्नीशियम से ले लेगा, तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि दोनों आपस में खुश हो जाएंगे, भाई ले मेरे पास एक्स्ट्रा है, ये तू रख ले। अपन ये ले लेते हैं, इससे अपन समझ लेते हैं। ये मार्कर है, ठीक, ये मार्कर का ये कैप है, ये मार्कर कैप इसका एक्स्ट्रा है, ठीक। इसको मार्कर को जरूरत नहीं इस कैप की, लेकिन उसको अभी संभाले हुआ है कि किसी को किसी मार्कर की जरूरत पड़ जाए तो उसको दे देगा। और इस मार्कर के पास कैप नहीं है और इस मार्कर को जरूरत है कैप की, और इसके पास एक्स्ट्रा कैप है,
ये सोच रहा है कि मैं दे दूं किसी को, मेरे को जरूरत नहीं है। तो ये अपने कैप को इसको दे दिया और ये इसका दोस्त बन गया। खत्म कहानी, इतना ही है आयोनिक कंपाउंड। डेफिनेशन एक बार और से समझा देता हूँ। फॉर्म्ड, ionic compound formed when a metal and a non-metal react. Metal lose electron which is gained by the non-metal in such a manner that octet का board completely filled. बस इतना लिख देना है, आपके डेफिनेशन के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब आयनिक कंपाउंड का एक फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन किसका? अपन Na2O का फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक, तो अभी करते हैं इसको इरेज, फटाक से Na2 का फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ Na2O। ठीक, अब इसकी ये आयनिक कंपाउंड है। कंपाउंड, हाँ एक और चीज बता दूं, कंपाउंड दो तरह के होते हैं, आयोनिक और कोवेलेंट। जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो अपन फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड है अपन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। कंपाउंड और बॉन्ड जिसको अपन बोल सकते हैं वो दो तरह के होते हैं, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड अभी तो भूल जाइए, फोर्थ चैप्टर में अपन पढ़ते हैं और अच्छे से समझ में आएगा उसको। अब अपन को सिर्फ याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड इस चैप्टर में क्या होता है। तो आयनिक कंपाउंड को अपन ये फॉर्मेशन से समझ लेते हैं और अच्छे से। Na, सोडियम क्या है? मेटल है। ऑक्सीजन नॉन मेटल है। ये बता दो आपको पहले, सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। ये चीज याद रहनी चाहिए। अब इसके अपन बात कर लेते, ठीक। जो Na है उसका उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 11 होता है। तो उसका ऑर्बिटर में कितना रहेगा? 281। मतलब कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। अब ऐसे लिख सकते हैं Na प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को तो इसके पास 28 बचेगा। तो 28 मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये किसी ऐसे बंदे को ढूंढेगा, ऐसे नॉन मेटल को ढूंढेगा जिसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हो, या फिर एक, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ऐसे नॉन मेटल को ढूंढेगा जिसके पास इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है, कितना होता है? 261, हाँ 8 होता है। तो 8 होता है तो 26 हुआ। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इधर पे 6 है, इसको अगर 2 और प्लस कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या चाहता है कि ऑक्सीजन ये चाहता है सिंपली कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, जिससे उसके जो वो ऑर्बिटल है वो ऐसे बन जाए, 28 हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। भाई Na बोलता है यार मेरे पास तो एक्स्ट्रा है, ऑक्सीजन बोलता है यार भाई यार दे देना यार। तो ऑक्सीजन जब Na के पास एक्स्ट्रा है तो ऑक्सीजन इसको दे देता है, ऑक्सीजन को ये दे देता है। अब ऑक्सीजन बोलता है यार भाई मेरे को 2 चाहिए, तेरे पास तो 1 है। तो यहीं पे आता है Na2 का मतलब। अब Na क्या बुलाता है? Na अपने भाई को बुला लेता है, 2 Na हो जाते हैं यहाँ पे। 2 Na हो गए मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक। इसको अपन कर लेते हैं इरेज, तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अपन आप अच्छे से समझते हैं। Na क्योंकि Na ये वाला Na ने अपने भाई को बुला लिया क्योंकि ऑक्सीजन को 2 चाहिए रहे, ठीक। Na के पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा है, और ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के पास 6 हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इसको ये दे देगा तो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 28 हो जाएगा ये, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 28 हो जाएगा। सिंपल। जब दोनों के आपस आपस में वो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए तो ये ऐसे फॉर्म कर लेगा 2A प्लस, और ऑक्सीजन में यहाँ पे आएगा 1 2 1 2 3 4 5 6 2 माइनस। बस फॉर्मेशन आपको कहीं भी पूछे आपको ये चीज लिख देनी है। और इसके पहले जो बताया ना कि Na इक्वल टू Na प्लस E माइनस, यहाँ पे लिख देना है 281 और यहाँ पे लिख देना है 28। तो आपको ये चीज सही हो जाएगी। अगर कहीं भी अगर फॉर्मेशन पूछ ले CO2 का तो आपको ये लिख देना, कार्बन में यहाँ पे 4 होता है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 होता है। मतलब कि इसी ट्रिक से करना, पहले आपको इसी को लिखना है फिर आपको ये फॉर्मेशन कर देना है, ठीक। ये हो गया फॉर्मेशन। किस तरीके से अपन अगर एग्जाम में पूछ रहे आयनिक कंपाउंड किस तरीके से लिखना है तो अपन इस तरीके से लिख देना, सिंपल मेथड से।
अब आखिरी टॉपिक है, बस खत्म ही होने वाला है चैप्टर, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसको बस वो आखिरी टॉपिक है, उसको अपन फटाक से पढ़ लेते हैं। बस अपन अब आ गए हैं आखिरी टॉपिक पे, जो कि है प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो अपन 4 सिनेरियो में इसकी बात करेंगे। एक हो गया फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी, कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एमपी का ये मतलब नहीं मध्य प्रदेश, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है, उल्टा मत समझ लीजिएगा भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। तो ठीक, जो फिजिकल स्टेट होता है वो होता है, जो आयनिक कंपाउंड रहते हैं वो होते हैं सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन, CYSTALLINE, क्रिस्टलाइन। मार्कर को भी देखो, मार्कर को भी सदमा लग गया, चल नहीं रहा अच्छे से। सॉलिड, ये एंड लिखा है कि क्या लिखा है, ये सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में। और इसलिए होते हैं क्योंकि आपस में जो इनका बॉन्ड रहता है ना, जो अगर आप बेसिक लेवल पर जाएंगे तो बहुत स्ट्रांग रहता है, ये स्ट्रांग रहता है। अट्रैक्शन फोर्स इसमें बहुत स्ट्रांग रहती है, इसलिए बहुत ही सॉलिड और क्रिस्टलाइन शेप में ये रहते हैं। अब सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो जो सॉल्युबिलिटी की बात करें, पहले मैं इस मार्कर को भी बंद कर लूँ भाई, नहीं तो ये भी खराब हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी की अपन बात करें तो सॉल्युबिलिटी में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट इनसॉल्युबल होते हैं केरोसिन में, पेट्रोल में। ऐसे इस इन सब के जैसे जो सॉल्वेंट होते हैं इसमें इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं। NaCl आयनिक कंपाउंड है, NaCl नमक भाई, सोडियम क्लोराइड पढ़े थे पिछले चैप्टर में, कॉमन सॉल्ट। NaCl वाटर में घुल जाता है ना भाई, सिंपल वही सॉल्युबिलिटी वाटर में हो जाती है। अब कंडक्टिविटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के एक्वस सॉल्यूशन में। जब वो वाटर के साथ मिल जाते हैं तब वो बहुत अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। मॉल्टन स्टेज में वो नहीं रहते हैं, कंडक्ट नहीं करवाते इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं। एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं, मतलब चार साइड फैल जाते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, क्योंकि कंडक्टिविटी करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जो कि चार्जेस को फ्लो कर सके। सॉलिड स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते नहीं है, इसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। और एक्वस सोल्यूशन में लिख देता हूँ भाई यहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर देते हैं, इसलिए एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी आयनिक कंपाउंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि भाई इसे अपन, क्योंकि तो सब कुछ सोचिए, समझना ये है कि मैथ इसमें बताएगा फिजिकल स्टेट में कि इसमें स्ट्रॉन्ग वो होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो उस अट्रैक्शन फोर्स को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हीट की जरूरत होती है, इसलिए जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो ये हो गई प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। एक काम आपको करना है, एनसीईआरटी पूरी एक बार पढ़ लेनी है अच्छे से, उसमें जो एक्सेप्शन है उसको बिल्कुल हाईलाइट कर लेना है, हाईलाइट करने के साथ साथ उसको अच्छे से याद कर लेना है। और आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, उसको वैसे से पढ़ लेना है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर सब पढ़ लेना है। इसके साथ साथ जब हमारे साइंस का सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम बहुत सारे सैम्पल्स पेपर आपको इशू करेंगे, जो आप अपने से लगाएंगे टाइमर सेट करके, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे होगा। थोड़ा सा साइंस का सिलेबस फटाफट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं। अपने पेपर मई में है, उसके पहले हम बहुत अच्छे से साइंस की पूरी तैयारी कर लेंगे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।